हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सेल, जो कि टीपीए के सेक्शन 54 से गवर्न होता है। सेल मतलब विक्रय। अगर साधारण सी भाषा में समझें तो ओनरशिप को ट्रांसफर करना किसी कीमत के बदले में। ऐसी कीमत जो कि या तो दी जा चुकी है या जिसको देने का प्रॉमिस किया गया हो, या जो पार्ट में दी जा चुकी है या जिसको पार्ट में देने का प्रॉमिस किया गया हो। तो सेल एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है ओनरशिप का, यानी कि यहाँ पर जितनी भी राइट्स और लायबिलिटीज अटैच्ड हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी सेल के अंतर्गत ट्रांसफर हो जाएगी। किसको? ट्रांसफरी को। यहाँ पर सेल को हम लीज और मॉर्गेज से थोड़ा अलग समझते हैं, क्योंकि लीज और मॉर्गेज में हम कुछ राइट्स ट्रांसफर करते हैं, लेसी को और मॉर्गेजी को। जबकि सेल में अभी हमने बताया कि इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है ओनरशिप का। इसी तरीके से ये एक्सचेंज से भी अलग है। एक्सचेंज एक टाइप का बार्टर सिस्टम है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, जबकि सेल में हमने बताया कि किसी प्रॉपर्टी के बदले हमने क्या ले लिया है? कंसिडरेशन ले लिया है या फिर प्राइस ले लिया है। बेरेक की लैंग्वेज को हमने थोड़ा ब्रेक कर लिया है और उसको हमने कुछ एसेंशियल्स में कन्वर्ट कर लिया है। पहली इसमें एसेंशियल है पार्टीज। तो जो पार्टीज हैं यहाँ पर वो कहलाएंगी या तो ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, या फिर सेलर एंड बायर। तो यहाँ पर सेलर और बायर के लिए कुछ कंडीशंस हैं किसी सेल को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेलर की कंडीशन देखते हैं। सेलर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रांसफर करने की, मतलब वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंसी जो हमने सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखी थी कि ही शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसके उसका वो लीगली जो है उसका मालिक होना चाहिए, मतलब उसका वो एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए, तभी वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। विश्वनाथ साहू वर्सेस त्रिवेणी मोहन 2003 का केस है, जिसमें ये कहा गया था कि सेलर तभी बेच सकता है जब उसके पास उस प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल हो। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो सेलर को फुलफिल करनी है। इसके अलावा बायर, बायर के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि बायर कोई भी हो सकता है, इवन माइनर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बार नहीं है कि माइनर के फेवर में हम सेल को इफेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर माइनर के फेवर में भी सेल किया जा सकता है। बस जो कंडीशन बायर के लिए लगाई गई है कि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टीपीए के सेक्शन 136 में आप देखें तो उसमें किसी जज को या लीगल प्रैक्टिशनर को डिबार किया गया है किसी एक्शनेबल क्लेम को खरीदने में। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान में दिया जाएगा कि बायर लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बात थी सेलर और बायर की। नेक्स्ट जो इसका एसेंशियल है वो है सब्जेक्ट मैटर। तो सेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं टीपीए में ही। और इसमें जो टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक नेगेटिव जो डेफिनेशन दी है उसमें ये कहा है कि डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो इसके साथ हम जनरल क्लॉजेस एक्ट भी पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स थिंग्स which are embedded in the earth, which are attached to the earth। तो जो भी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में दी गई हैं उसको यहाँ पर हम सेल के अंतर्गत ट्रांसफर कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी टैंजिबल हो सकती हैं, इंटैंजिबल हो सकती हैं। टैंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि इंटैंजिबल को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और ये भी होना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी की हम सेल की बात कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए जिस दिन जो जिस भी दिन उसको ट्रांसफर करने की बात कही गई है। और वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है जो कि सेक्शन 6 के अंतर्गत फॉल होती हैं इसी टीपीए के, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि स्पेस सेक्शन, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं एक तरीके से। तो सेक्स स्पेस सक्सेशन, पब्लिक ऑफिस, कुछ इस तरीके की जो संपत्तियां थी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अदरवाइज कुछ उनके अलावा जितनी कंडीशंस हैं ट्रांसफर के लिए वो हम एब्सोल्युटली यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है प्राइस या फिर कंसिडरेशन। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ठीक है हम प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में कुछ प्राइस भी हमें मिलना चाहिए या फिर उसको हम कंसिडरेशन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो प्राइस कैसा होना चाहिए? कीमत, जिसको हम हिंदी में कीमत बोलते हैं। कीमत मतलब या तो वो सेल वाले दिन दिया जा चुका है या उसको प्रॉमिस किया गया है देने का, या उसका कुछ भाग दिया जा चुका है या उसके कुछ भाग को देने का प्रॉमिस किया गया है। तो ये तीनों चारों कंडीशंस यहाँ पर वैलिड है किसी सेल को इफेक्ट करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए। यहाँ पर एक केस है इंदर कौर वर्सेस तारा सिंह 1978 का, जिसमें कि बायर ने क्या किया था, एक चेक दिया था सेलर को, लेकिन जो बाद में डिसऑनर हो गया था, इसलिए ये कहा गया था कि इस ऐसे कंडीशंस में जहाँ पर कि कंसिडरेशन पूरा नहीं हो पाता, वहाँ पर सेल को इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर प्राइस और कंसिडरेशन वाला पॉइंट है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ट्रांसफर। अब हम किसके ट्रांसफर की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर होगा ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी से कुछ रेंट आता है तो वो रेंट वाला राइट, या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है जैसे वाटर वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या गैस का बिल, तो ये जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो भी सब जो है बायर में ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर राइट्स ट्रांसफर होंगे तो लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होंगे, वो भी एब्सोल्युटली। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं मोड फॉर सेल की। तो देखिए यहाँ पर क्या तरीका होगा, किस तरीके से सेल इफेक्ट में आएगा। तो अगर टेंजिबल प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत 100 या 100 रुपए से अधिक है तो वो केवल एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही ट्रांसफर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर टेंजिबल प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी कीमत 100 रुपए से कम है तो उसमें हम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी इफेक्ट में ला सकते हैं या उसको हम डायरेक्ट डिलीवर भी कर सकते हैं बायर को। दोनों इसमें तरीके अवेलेबल हैं। पर अगर कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जैसे कि राइट टू फेरी, फिशरी या रिवर्जन, तो उस केस में हर हाल में जो डॉक्यूमेंट होगा वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही बायर को ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। तो इस सेक्शन 54 का लास्ट पैराग्राफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की भी बात करता है। तो एक तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी सेल की एक प्रायर स्टेज है जिसमें कि सेलर और बायर एक दूसरे के साथ प्रॉमिस, एक दूसरे के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करते हैं किसी प्रॉपर्टी को बेचने में या खरीदने के लिए। तो इसमें जो है सेलर के द्वारा कोई भी अ, मतलब एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में, और इसके कारण कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं होता उस प्रॉपर्टी के ऊपर बायर का। तो ये एक तरीके से क्या है, एक प्री कंडीशन है, एक पहले की कंडीशन है किसी सेल को इफेक्ट में लाने से पहले। और किस किस चीज को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, और किस टर्म्स में, जो टर्म्स सेलर और बायर को एग्री हो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में। अगर जो है इसमें कुछ रिलीफ भी दिए गए हैं बायर को, दो इसमें उसको लीगल टाइटल तो नहीं दिया गया है, एब्सोल्यूट टाइटल तो नहीं दिया गया है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उसको कुछ राइट भी दिए गए हैं कि जैसे कि अगर उसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है, सपोज वो एक कोई प्लॉट है और उसके पोजेशन में वो प्लॉट है, तो उस केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर पार्ट परफॉर्मेंस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था सेक्शन 53A के अंतर्गत, तो उस केस में वो रिलीफ ले सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है। इसके बाद थोड़ा सा एक डिफरेंस है सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है ये एक्चुअली, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल मीन्स जिसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप का, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता है, जो राइट्स हैं वो स्टिल सेलर के पास ही रहते हैं, और जो सेल है उसमें एक लीगल टाइटल होता है बायर के ऊपर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या है, कोई भी लीगल टाइटल क्रिएट नहीं होता है बायर के ऊपर। इसी प्रकार से सेल में जो है रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर्टी का जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा रिक्वायर्ड इसमें नहीं है।
तो ये आपका सेल का प्रोविज़न था। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।